तो ये वार्पिंग स्ट्रेस का रीज़न क्या है हमारा? वार्पिंग स्ट्रेस का रीज़न है डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन ड्यू टू डे नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। तो ये हमारा वार्पिंग स्ट्रेस का रीज़न हो गया। और एक्चुअली में हमारा होता क्या है? हमारा होता ये है कि सपोज ये स्लैब है और मेनली टेम्परेचर जो वेरिएशन होता है वो सन के कारण होता है। ओके, तो सन यहाँ अपना रे दे रहा है, इसके कारण ये वाला एरिया हमारा टेम्परेचर हाई हो जा रहा है और नीचे टॉप वाले एरिया का जो टेम्परेचर वो हाई हो जा रहा है, लेकिन बॉटम वाले टेम्परेचर का टॉप का एरिया हमारा हाई हो जा रहा है। ओके, और बॉटम एरिया हमारा उस तरह से उस रेट से हाई नहीं हो पा रहा है, इसलिए लो रह जा रहा है। सपोज सूरज के चलते ऊपर वाले टॉप रीजन का टेम्परेचर 50 डिग्री है और नीचे वाले का 30 डिग्री ही रह गया है, तो ये वेरिएशन आ रहा हमारा, वेरिएशन लीनियर वेरिएशन है। इसके कारण से हमारा टेम्परेचर वेरिएशन पैदा होता है। इसको डिटेल में हम लोग अच्छे तरह से पढ़ेंगे सोम में। ओके, टेम्परेचर वेरिएशन को अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे सोम में। लेकिन ये ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा दूसरा है, उसी तरह का फॉर्मूला है लेकिन फॉर्मूला थोड़ा सा दूसरा है। तो हम लोग देखते हैं क्या है फॉर्मूला। तो मेनली टेम्परेचर वेरिएशन एग्जिस्ट करता है, उसके कारण से वार्पिंग स्ट्रेस आता है। वो टेम्परेचर वेरिएशन कैसे आता है? ड्यू टू डे एंड नाइट टेम्परेचर वेरिएशन। ओके, तो अब हम लोग मैग्नीट्यूड देखते हैं। तो स्ट्रेसेस, तो पहला है, इसका भी 3 फॉर्मूला होगा, इंटीरियर का, एज का और कॉर्नर का। सबसे पहले इंटीरियर का देखते हैं। तो एस आई पिछले का भी दिया था, तो इसको एस टी आई लिखते हैं। ओके, एस टी आई वार्पिंग है, तो टेम्परेचर से टी आई मतलब इंटीरियर, तो एस टी आई इज इक्वल टू ई अल्फा टी बाय 2 सी एक्स प्लस म्यू वाई बाय 1 माइनस स्क्वायर। ये हमारा हो गया इंटरनल। अब हम लोग एज एस टी ई, ओके, तो ये हो जाएगा हमारा मैक्स ऑफ सी एक्स ई अल्फा टी बाय 2 सी वाई ई अल्फा टी बाय 2। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एट एज। अब कॉर्नर का देख लेते हैं, एस टी सी, तो ई अल्फा टी बाय 3 1 माइनस म्यू बाय रूट अंडर ए बाय एल। ये आपका कॉर्नर के लिए हो गया। इसको लिख लेते हैं, ये हो गया आपका इंटीरियर्स के लिए, इंटीरियर्स रीजन के लिए, ये हो गया एज के लिए, और ये हो गया हमारा कॉर्नर्स के लिए। अब इसमें जो जो टर्म यूज हुआ वो देख लेते हैं। ई हो गया हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्लैब, अल्फा हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, टेम्परेचर हो गया टेम्परेचर डिफरेंस। ओके, इसको इससे बेहतर हम लोग लिख लेते हैं। तो सबसे पहला तो ई है, ई तो जानते हैं आप लोग, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्लैब। उसके बाद अल्फा है, अल्फा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। उसके बाद क्या है? टी है, टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस। उसके बाद क्या है? म्यू, जिससे हम लोग पॉइजन रेशियो बोलते हैं।
उसके बाद क्या है ए, रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया आप लोग जानते हैं, एल क्या हो गया, रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस, ये जानते हैं आप लोग। उसके बाद सी एक्स एंड सी वाई, तो ये कांस्टेंट है एक, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, जो कि डिपेंड करता है हमारा लेंथ रेशियो पे। ओके, विच इज अ फंक्शन ऑफ लेंथ रेशियो। ज़्यादा अंदर जानने की ज़रूरत नहीं, बस हम लोग जान लेते हैं सी एक्स और सी वाई कॉन्स्टेंट होता है, जो कि क्वेश्चन में हमारा दिया रहेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा वार्पिंग स्ट्रेस। ओके, तो अब हम लोग इसका थोड़ा नेचर देख लेते हैं, इसका नेचर कैसा होता है, डे में कैसा होता है, नाइट में कैसा होता है। तो सबसे पहला है हमारा एट डे। एट डे में हमारा क्या होगा, टॉप सरफेस का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा होगा, नीचे का कम होगा। ओके, तो टॉप का ज़्यादा होगा, T1 ग्रेटर देन T2। T1 आपका टॉप का है, T2 बॉटम का है, तो T1 ज़्यादा होगा T2 से, तो उसके कारण से वो ये सेफ ले लेगा। ओके, तो यहाँ पे C आएगा, यहाँ पे T आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कैसे C आएगा, यहाँ पे T आना चाहिए, क्योंकि यहाँ इलोंगेट हो रहा है, यहाँ पे कंप्रेस हो रहा है, इसलिए यहाँ कम हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। देखिए होता क्या है, पहले आपका जो स्लैब था वो कुछ इस तरह से था। ओके, जब टेम्परेचर डिफरेंस आया, टेम्परेचर डिफरेंस जैसे जैसे आने लगा वो ऐसा कन्वर्ट होने लगा। ओके, जब ऐसा हो गया उसके बाद इसके ऊपर जो है वेट एक्ट करने लगा। ठीक है, तो टेम्परेचर इस पे लगने के बाद वो ये शेप का ले लिया, ऊपर में इलोंगेट हो गया, नीचे में कम हो गया। इस शेप का लेने के बाद क्या हुआ, इस पे इसका जो सेल्फ वेट है वो एक्ट करने लगा। ओके, तो अब एक्ट करने लगा तो उसके रीजन, उसके कारण से क्या होने लगा, ये नीचे वाला इलोंगेट होना चाह रहा है, ऊपर वाला कंप्रेस होना चाह रहा है। ठीक है, तो आप समझ ले ये एक तरह का इसी शेप का बीम है। ओके, हमको एक इसी तरह का बीम है, आर्च की तरह बीम है, उस पर अगर लोड हम लोग लगा रहे हैं, उस पर हम लोग लोड लगा रहे हैं, तो इधर टेंसाइल आएगा और इधर कंप्रेसिव आएगा। ओके, तो इस शेप का अगर बीम में हम लोग लगाएंगे, इस शेप का बीम में अगर हम लोग लोड लगाएंगे तो हमारा यही आता है टेम्परेचर और सी, ऊपर में सी आता है, नीचे में टेंसाइल आता है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो लोड लगने के बाद ये थोड़ा कम बेंड रह जाता है, कुछ ऐसा रह जाता है। ओके, लेकिन यहाँ पे टेंसाइल आ जाता है, यहाँ पे कंप्रेसिव आता है, क्योंकि सेल्फ वेट के कारण, सेल्फ वेट इसको नीचे दबा रहा है, उसके कारण से ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन वो इलोंगेट होना चाह रहा है, ये वाला कंप्रेस होना चाह रहा है। ओके, तो ये था हमारा नेचर। और एट नाइट हमारा कैसा होगा बिहेवियर, एट नाइट, एट नाइट T1 हमारा छोटा हो जाएगा T2 से। ओके, बॉटम लेयर जो कि हमारा नेचर से एक्सपोज्ड नहीं है, उसमें लेट से टेम्परेचर चेंज आएगा, तो वो दिन में गर्म हो चुका तो वो रात में धीरे धीरे ठंडा होगा, लेकिन ऊपर वाला तुरंत ही ठंडा हो जाएगा, उस रीजन से T2 T1 से अब बड़ा हो जाएगा। तो उस केस में अब तो उस केस में यहाँ पे हमारा T आएगा, यहाँ पे C आएगा। ओके, ये शेप देख के हम लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ कम है, यहाँ इलोंगेटेड है, तो ये टेंसाइल होना है। तो एक्चुअली में हमारा ये हो रहा है, ये वाला फिनोमेना हो रहा है। ओके, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, उसकी वजह से ये शेप चेंज कर रहा है, शेप चेंज होने के बाद हमारा वेट लग रहा है, वेट लगने के बाद ये फिर से थोड़ा सा शेप चेंज कर रहा है। ओके, ठीक है, तो ये हमारा वार्पिंग का नेचर, वार्पिंग स्ट्रेस का नेचर था। अब हम लोग बढ़ते हैं फ्रिक्शनल स्ट्रेस की तरफ। फ्रिक्शनल,
फ्रिक्शनल स्ट्रेस की तरफ। तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस हमारा, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर चेंज। ठीक है, सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन, वेरिएशन ड्यू टू सीजनल टेम्परेचर वेरिएशन। तब इसमें हम लोग देखते हैं होता क्या है। सपोज ये हमारा रोड है, रिजिड पेवमेंट है ये हमारा। ओके, रिजिड पेवमेंट जो होता है वो हमारा अलग अलग स्लैब से मिलके बनता है, पूरा एक अकेला नहीं होता, वो स्लैब वाइज बना रहता है। ओके, तो क्या होता है, सपोज ये स्लैब को हम लोग उठा के यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं इसका। तो ये स्लैब है, तो सपोज हमारा गर्मी का दिन चल रहा है, समर सीजन हमारा चल रहा है। तो उस केस में क्या होगा उस केस में इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ने की वजह से ये इलोंगेट होगा। ओके, इलोंगेट होगा, ऊपर सन से हमारा टेम्परेचर आ रहा है। ओके, और टेम्परेचर इसका पूरा बढ़ रहा है। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये इलोंगेट होना चाहेगा, जब ये इलोंगेट होना चाहेगा तो ऊपर से तो ये इलोंगेट होना चाह रहा है, लेकिन नीचे से इसे एक फोर्स रोक रहा है। कौन सा फोर्स रोक रहा है? वो फोर्स है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स ऐसा कुछ लगता है। ओके, ये इलोंगेट होना चाह रहा है, इसे रोक रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसे जब रोक रहा है तो इस पे एक नेट कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। ओके, नेट कंप्रेसिव फोर्स है, स्ट्रेस आ रहा है फ्रिक्शनल फोर्स के कारण। ये इलोंगेट भले होना चाह रहा है, लेकिन इस पे फोर्स कौन सा आ रहा है? ये इस पे हमारा कंप्रेसिव फोर्स आ रहा है। इसको इसी तरह आप समझ सकते हैं, सपोज ये फिक्स्ड बीम है आपका, इस पे हम इसका टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे हम लोग, ओके, तो टेम्परेचर बढ़ाने पे इस पे कौन सा फोर्स आएगा? कंप्रेसिव फोर्स आएगा। उसी तरह इसमें भी कंप्रेसिव फोर्स आएगा। ओके, तो ये हमारा फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस में हो रहा है। अब थोड़ा इसे हम लोग मैथमेटिकली पढ़ते हैं। तो ये तो था एग्जांपल समर का। तो समर में हमारा क्या होता है? समर में हमारा कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है, कंप्रेसिव फोर्स एक्ट्स। और विंटर में क्या होता है? विंटर में हमारा टेंसाइल फोर्स एक्ट्स। ये हम लोग याद रखना है, ठीक है। तो हम लोग मैथमेटिकली थोड़ा पढ़ते हैं इसे। तो उसके लिए हम लोगों को एक फिगर का ज़रूरत होगा। तो फिगर ऐसा है बनेगा, एक स्लैब का हम लोग बस फिगर बना रहे हैं। एक स्लैब का एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये स्लैब हुआ, तो ये हुआ हमारा फिगर। तो ये लेंथ जो है हमारा, वो हमारा बी है। ये रोड इस तरफ है, रोड कुछ ऐसा है, इस डायरेक्शन में है हमारा। इसका एक सेक्शन काट के बस यहाँ रखा हुआ है। तो ये बी हुआ, और ये पूरा लेंथ एल हुआ। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है हमारा L/2 होगा। ओके, और यहाँ पे एक स्ट्रेस जो लग रहा है, फ्रिक्शनल स्ट्रेस, ये ओके, ये रेड वाले के नॉर्मल, ये रेड वाले फेस के नॉर्मल में उसे हम लोग SF मान लेते हैं। SF बोले तो फ्रिक्शनल स्ट्रेस। ओके, ये हमारा फ्रिक्शनल लग रहा है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ऐसा कुछ। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल
force generated by half slab, frictional force generated by half slab is equal to resistive force by concrete at center. Resistive force by concrete at center. तो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है हाफ इस वाले पोर्शन में, उसको रेजिस्ट कौन कर रहा है? ये रेजिस्ट कर रहा है फ्रिक्शनल रेजिस्टिव फोर्स कंक्रीट का। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, F इंटू एफ हो गया हमारा फ्रिक्शन कोफिशिएंट। फ्रिक्शन कोफिशिएंट को वेट से इंटू करते हैं हम लोग, तो वेट होगा हमारा गामा इंटू वॉल्यूम। वो वॉल्यूम क्या होगा? L/2B, और ये है हमारा H, LBH, ओके, इज इक्वल टू रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स हो गया स्ट्रेस इंटू एरिया। स्ट्रेस क्या है? SF है। एरिया हमारा क्या है? B इंटू H, ओके। BH यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा हमारा। फाइनली जो बचेगा वो होगा SF इज इक्वल टू गामा F बाय 2L। तो SF क्या होगा हमारा? फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल स्ट्रेस। तो वो हम लोग देख सकते हैं वो L पे डिपेंड कर रहा है, मतलब X पे डिपेंड कर रहा है, ओके। तो वी कैन सी दैट SF इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। इसका मतलब क्या है? इसका दो मतलब निकाल सकते हैं। एट X इज इक्वल टू 0, एट X इज इक्वल टू 0, SF इज इक्वल टू 0, एट X इज इक्वल टू L/2 SF मैक्स होता है, ठीक है। लेकिन अब जीरो यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? तो जीरो हमारा इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो इस पॉइंट से इधर जितना भी डिस्टेंस है उसे हम लोग X बोलेंगे, ओके। तो ये हुआ हमारा, इसका प्रोफाइल बना लेते हैं। ये प्रोफाइल हो गया। यहाँ पे हमारा मैक्स होगा, ओके। मैक्स क्या होगा? ये हमारा मैक्स है, ये SF मैक्स है, ठीक है। और यहाँ पे 0 होगा, पॉइंट पे 0 होगा, मतलब इस पॉइंट पे 0 होगा, यहाँ पे मैक्स स्ट्रेस होगा। तो हमारा जो सेंटर होता है, मिडिल पोर्शन होता है लेंथ का, उसका मिडिल में हम लोग का 0 होता है, सॉरी उसका उस सेक्शन पे हमारा मैक्स होता है स्ट्रेस, और यहाँ पे 0 होता है, ओके। कॉर्नर वाले जगह पे 0 होता है, ठीक है। तो अब तीन स्ट्रेसेस जो हमने पढ़ा उसको हम लोग समराइज करते हैं, उसका एक समरी बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं मैक्सिमम कौन सा लग रहा है, तीनों मिला के मैक्सिमम कहाँ पे हो रहा है, ओके। तो इस टेबल की मदद से हम लोग समराइज करेंगे इसे। सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग क्या क्या है इसमें। तो ये हमारा इंटीरियर का है, इंटीरियर में टॉप बॉटम, एज में टॉप बॉटम, कॉर्नर में टॉप बॉटम। ये लोड स्ट्रेसेस क्या आएंगे, वार्पिंग स्ट्रेसेस क्या आएंगे, और फ्रिक्शनल स्ट्रेसेस क्या आएंगे। और ये हमारा जो कॉलम है वो है, ये जो हमारा रो है वो है आपका वर्स्ट और क्रिटिकल कॉम्बिनेशन का, ओके। तो सबसे पहले लोड स्ट्रेसेस के केस में इंटीरियर के टॉप में क्या आएंगे? कंप्रेसिव आएंगे, ओके। और बॉटम में क्या आएंगे? टेंसाइल आएंगे। ये आप लोग फिर खुद से ये लिख के फिल करना, उसके बाद देखना आप लोग क्या क्या आप लोगों ने सही किया है। इतना आप लोग इसको छोड़ के बाकी सब खुद से आप लोग फिल करना। इस वीडियो को पॉज कर लो और फिल करो। जैसे यहाँ पे C और T हम लिख रहे हैं,
COT कंप्रेसिव और टेंसाइल। फिर एज में भी कंप्रेसिव और टेंसाइल ही होगा। टॉप में हमारा कंप्रेसिव ही लगता है और बॉटम में टेंसाइल ही होता है। कॉर्नर में लेकिन ऊपर में आ जाता है हमारा टेंसाइल और नीचे में आ जाता है कंप्रेसिव। तो ये हो गया हमारा लोड स्ट्रेस का। ओके, और वार्पिंग देखिए, वार्पिंग में अगर डे है, हमारा डे है तो ऊपर में हमारा C लगता है, नीचे में T लगता है। अगर एज है तो उस केस में भी C लगता है और T लगता है, लेकिन इसके केस में उल्टा हो जाता है, T और C हो जाता है। ओके, तो डे नाइट में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। ओके, तो नाइट में हमारा जस्ट डे का उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ C है तो यहाँ T हो जाएगा, फिर यहाँ C हो जाएगा, फिर यहाँ T हो जाएगा, फिर C हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। अब कॉर्नर वार्पिंग का, कॉर्नर में भी, वार्पिंग में कॉर्नर के समय भी ऊपर में C होता है, यहाँ T होता है। ओके, तो इधर जस्ट अपोजिट हो जाता है, तो T और C हो गया। तो फ्रिक्शनल में क्या होता है? फ्रिक्शनल में हमारा दोनों जगह सेम होता है। जैसे समर में कंप्रेसिव आता है ऊपर नीचे दोनों, तो C और C। एज में भी C और C, और कॉर्नर में तो 0 होता है क्योंकि वहाँ x = 0 होता है। ठीक है, ये वाला कॉर्नर में हमारा ये वाला चीज़ होगा, x 0 होता है। कॉर्नर कहाँ पे है? कॉर्नर हमारा यहाँ पे x क्या है? x यहाँ पे 0 है, तो 0 के लिए क्या होता है? फ्रिक्शनल 0 होता है। x = 0, फ्रिक्शनल स्ट्रेस ऑल्सो = 0, नीचे भी 0। ओके, तो विंटर में भी 0 ही होता है, इधर भी 0 ही होता है। ओके, तो विंटर में यहाँ T होता है, T होता है, T होता है, टेंसाइल होता है, टेंसाइल होता है। ओके, ध्यान बस यहाँ पे देना है, जो मैंने भी गलती किया है यहाँ पे। वार्पिंग में कॉर्नर में भी ऊपर में कंप्रेसिव होता है, नीचे में टेंसाइल होता है। ओके, तो अब हम लोग अगर देखें, ठीक है, तो इंटीरियर में हमारा क्रिटिकल कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है? तो 3 स्ट्रेसेस हुआ, पहला ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, और ये हो गया। ओके, तो C हो गया यहाँ पे भी C हो गया, यहाँ पे भी C हो गया। लेकिन कंक्रीट के लिए क्रिटिकल क्या होता है? टेंसाइल होता है। ओके, तो ये है वार्पिंग में, यहाँ पे T है, वार्पिंग में यहाँ पे T है, सॉरी फ्रिक्शनल में यहाँ पे T है। तो वर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा? S = SI प्लस STI प्लस SF, ये हमारा वर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। ये कब होगा? इट विल अकर ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर। ओके, कब एक्ट करेगा? डे टाइम इन विंटर, विंटर का डे टाइम में ये एक्ट करेगा। ओके, अब एज के केस में देखते हैं। एज के केस में भी हमारा सेम है, ये है, ये है, ये है। टेंसाइल ही क्रिटिकल होता है कंक्रीट के केस में। रिजिड में कंक्रीट ही यूज होता है, इसलिए हम लोग टेंसाइल चूज कर रहे हैं, कंप्रेसिव नहीं चूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हो जाएगा क्रिटिकल स्ट्रेस = SE प्लस STE प्लस SF। ये कब अकर करेगा? ये भी अकर करेगा डे टाइम इन विंटर, डे टाइम इन विंटर। उसके बाद क्या है? उसके बाद इसके कॉर्नर के लिए हमें वर्स्ट केस चुनना है, वर्स्ट कॉम्बिनेशन चुनना है। तो यहाँ पे क्या कब हो रहा है? यहाँ पे T है और यहाँ पे। ओके, तो टॉप हमारा क्रिटिकल बन रहा है क्योंकि
और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना है, डे टाइम इन विंटर एट बॉटम। ओके, ये भी लिख लेना है एट बॉटम, ये भी लिख लेना है एट बॉटम। ओके, क्योंकि बॉटम का आया। उसी तरह कॉर्नर में एट टॉप आ रहा है, एस इज इक्वल टू एस सी प्लस एस टी सी। ओके, कहाँ पे हो रहा है? एट टॉप ड्यूरिंग नाइट। ओके, ये टॉप में ड्यूरिंग नाइट। फ्रिक्शनल तो एग्जिस्ट कर नहीं रहा है, जिसके लिए हम लोग समर विंटर लिखे हैं। यहाँ पे सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है वार्पिंग, तो डे नाइट लिख दिए। और टॉप में ही 2 टेंसाइल है, इसलिए हम लोग एट टॉप लिख दिए। ओके, तो ये था हमारा समरी। इस पे हम लोग प्रॉब्लम अगले लेक्चर पे करते हैं। ओके, तो आई होप इसे आप लोगों ने खुद से फिल किया होगा और सही किया होगा। ठीक है।